इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3। जैसे पहला पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ मॉल, सेकंड पॉइंट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ द, फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, दूसरा पॉइंट था हमारा डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मास। दोनों पॉइंट कंप्लीट हुए। अब कौन सा पॉइंट तैयार करने जा रहे हैं बेटा? थर्ड। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था इक्विवेलेंट कंसेप्ट में? इक्विवेलेंट मास, ये खत्म। नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास हो गया पहला। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ये भी खत्म। मतलब ए की डेफिनेशन और ए की इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन दोनों हमने पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास आज क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं बेटा हम? कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इसके अंदर इक्विवेलेंट मास ई का कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। इसके लिए हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला याद रखना, बहुत सिंपल सा है। देखिए बेटा, E इक्वल टू M अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या M मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है, आयनिक वेट भी हो सकता है। यानी कि तो M क्या है यार? M इज फॉर मॉलिक्यूल्स इट इज मॉलिक्यूलर वेट, फॉर आयंस इट इज फार्मूला वेट, और 4 आयंस और 4 एटम्स एटॉमिक वेट। तो तीनों में से कोई एक चीज हो सकता है बेटा। क्या? इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट मास इज डिनोटेड बाय E। इक्विवेलेंट मास को E से डिनोट करते हैं। E बराबर M अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर E इक्विवेलेंट मास है, तुल्यांकी भार है। M आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है। और यदि ये आयन के लिए है, आयनिक मास या फार्मूला वेट भी कहते हैं, ये सूत्र भार है। अथवा एटॉमिक वेट, एटम्स के लिए एटॉमिक वेट है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या है बेटा? ये वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर संयोजकता गुणांक, संयोजकता कारक। इसका एक नाम और दिया है लोगों ने, एन फैक्टर। क्या नाम दिया है बेटा? एन फैक्टर। कंफ्यूज मत होना, वैलेंसी फैक्टर का दूसरा नाम एन फैक्टर भी है। एन मतलब होता है मॉल, मॉल फैक्टर, मॉल गुणांक। ठीक है, तो मॉल गुणांक या वैलेंसी फैक्टर एक ही बात है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। क्या? वैलेंसी फैक्टर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मॉलिक्यूल्स के लिए अलग होगा, फार्मूला वेट यानी आयंस के लिए अलग होगा, एटम्स के लिए अलग होगा। वैलेंसी फैक्टर ये वाला फार्मूला जिस बच्चे ने याद कर लिया, मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, अपने आप समझ में आएगा। क्या? एग्जांपल्स को पूरे ध्यान से पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा? इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन। कौन से मेथड से? आपके फॉर्मूला मेथड से। पहले वाले में डेफिनेशन मेथड से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया, दूसरे वाले में भी डेफिनेशन मेथड से इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया। अब इस बार के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? तो हम इसको इक्विवेलेंट मास ई को कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला में एक तो ई है, एक है एम और एक है वैलेंसी फैक्टर। ई मतलब इक्विवेलेंट मास, एम मतलब मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास,
या फार्मूला वेट या फिर एटॉमिक मास। बैलेंसी फैक्टर मतलब एन फैक्टर, संयोजकता कारक या संयोजकता गुणक। अब पूछते हैं बच्चे सर ये बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या है, वही हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लिखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, बैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए बैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात। वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, एन फैक्टर फॉर एसिड्स, बोलिए। द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स आर देयर बेसिसिटीज। तो एसिड की बेसिसिटी को ही उसका वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। The valency factor of acids are their basicities. The valency factor of acids are their basicities. तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर उनकी बेसिसिटी को कहते हैं। ये बेसिसिटी क्या है, एसिड की बेसिसिटी बेटा ध्यान रखना, बेस की क्या होगी एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी तो बेस की एसिडिटी। और ये बेसिसिटी है क्या चीज, आप बोलेंगे तो हिंदी में ये बोल सकते हैं आप, अम्ल की क्षारकता को उसका वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। अम्ल की क्षारकता को उसका वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। देखिए, द वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स आर देयर बेसिसिटीज एंड द नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल मतलब विस्थापन योग्य है, निकलने योग्य है। द नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयंस पर एसिड मॉलिक्यूल इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो पता है किसी एसिड के मॉलिक्यूल में जितने H प्लस रिप्लेसिएबल हैं, जिनको रिप्लेस किया जा सकता, द नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयंस पर एसिड मॉलिक्यूल इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड की बेसिसिटी क्या है बेटा, उसके अंदर पाए जाने वाले रिप्लेसिएबल H प्लस आयंस, और उन्हीं को हमने क्या बोला है बैलेंसी फैक्टर। बात क्लियर है, बैलेंसी फैक्टर ही बेसिसिटी है, बेसिसिटी ही बैलेंसी फैक्टर। ये एसिड के लिए याद रखना इस बात, बेस के लिए थोड़ा अलग बोलेंगे। तो देखो बेटा, इसमें एग्जांपल लिए जाओ। एग्जांपल, यहां मैं आपको एसिड ले रहा हूं, एग्जांपल में क्या लिया जा रहा है एसिड। एसिड के यहां पे हम इसका देखेंगे बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर है बेसिसिटी और बेसिसिटी, और इस जगह आप लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको कैलकुलेट किया जाएगा। बात क्लियर है बेटा। अब इसमें देखिए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स आर देयर बेसिसिटीज। बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन द एसिड। ठीक है, अब इसमें एसिड जो है, कोई भी एग्जांपल लिया, सपोज करो HCl। HCl के अंदर कितने H प्लस दिखाई दे रहे हैं 1। ये जो H प्लस दिखाई दे रहा है 1, वही आपका क्या हो गया बेटा, ये 1 ही आपका क्या है वैलेंसी फैक्टर है। तो the valency factor of acid is its basicity, that is 1। अब देखो यहां पर E इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1। मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। 1 और 35.5 मिला के कितना हो गया 36.5 अपॉन 1। तो आंसर आ गया बेटा 36.5।
बात क्लियर है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। इसमें भी कितना H प्लस है 1, इसका भी ये कितना आएगा बेटा m/1 दैट इज 63/1, 63। बात क्लियर। अब आता है अपने पास HBr, इसका भी 1, E = m/1, E = m/1, 81/1, 81। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 81, 63 कैसे आया। ये एटॉमिक मासेज याद होना जरूरी है बेटा बच्चों। क्या याद होना जरूरी है? एटॉमिक मासेज। जैसे हम कहें आपसे HBr, HCl, HI, HNO3, इसमें एक हाइड्रोजन का 35.5 मास, इसका टोटल हो गया 36.5 मॉलिक्यूलर मास। 1 + 80 81, 1 + 127 128, 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 63। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट और भी एग्जांपल। जैसे अपने पास है बेटा एसिड, कौन सा एसिड देखें H2SO4, बेसिसिटी कितनी आ गई इसकी, बेसिसिटी और वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2, इक्विवेलेंट मास आ गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो ये आ गया बेटा E = 98/2, 49। बात समझ में आई बेटा। अब देखते हम H2C2O4, ये क्या है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। इसमें कितना दिखाई दे रहा है बेटा ऑक्सैलिक एसिड में 2H, E = कितना आया 90/2, 45। अब किसी ने यहां ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट दे दिया, तब क्या करें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या दे दिया ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, एसिड बोला ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट वैलेंसी फैक्टर और E m/, वैलेंसी फैक्टर। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा COOH all twice dot 2H2O, COOH all twice dot 2H2O। वैलेंसी फैक्टर तो ये होल ट्वाइस के अंदर है 2, लेकिन इस बार मॉलिक्यूलर मास बदल गया 126/2, 63। ऑक्सैलिक एसिड का कब आपको 90/2 यानी 45 लेना है, ऑक्सैलिक एसिड का कब तो 45 लेना है, और कब 63 लेना है। ये बात कुछ क्लियर हुई। जब आपके क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड बोला जाए या ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट बोला जाए, तब आपको वैलेंसी फैक्टर 2 लेते हुए मॉलिक्यूलर मास 126 लेना है। इन वाटर का भी मॉलिक्यूलर मास में कंट्रीब्यूशन लेना है 126/2, 63। और यदि आपसे सिर्फ सिंपल ऑक्सैलिक एसिड बोला जाए या ऑक्सैलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बोला जाए, एक्वस सॉल्यूशन में ये वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। उस टाइम आपको इसका इक्विवेलेंट मास 45 लेना है। कितना लेना है बेटा इसका इक्विवेलेंट मास 45 लेना है। बात क्लियर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ठीक है बेटा। अब देखिए और भी एग्जांपल लेते हैं इसी में हम। इसके अंदर अपने पास एग्जांपल है H3PO4,
H3PO4 में वैलेंसी फैक्टर 3, H3PO3 वैलेंसी फैक्टर 2, H3PO2 वैलेंसी फैक्टर 1। अब यहाँ आप बोलेंगे कि सर इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 3 दिखाई दे रहा है, और वैलेंसी फैक्टर अलग अलग क्यों आया? इनको अभी मैं स्ट्रक्चर से समझाऊंगा आपको कि वैलेंसी फैक्टर अलग अलग क्यों आया। पहले तो इसका E निकाल लो, E इक्वल टू m/3, E इक्वल टू m/2 एंड E इक्वल टू m/1। ये हो गया इसका मौलिक मास, इसका मौलिक मास, इसका 98/3, इसका है बेटा 16×48, 49, 16×48 और 3 51, 52, 52 82, 82 अपॉन 2, 66 अपॉन 1, 66 आ गया, यहाँ 41 आ गया, यहाँ 3 2.66 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है बेटा। अब ये स्ट्रक्चर से बताते हैं कि इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। क्यों? एक एग्जांपल और लोगे तो अपने आप समझ में आएगी ये बात। क्या? जैसे CH3COOH एसिड अपने पास कौन सा है? CH3COOH वैलेंसी फैक्टर, इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा H, वही वैलेंसी फैक्टर है। बाकी 3 H निकम्मे है, कोई मतलब के नहीं है। बात समझ में आई? इसके अंदर जो 3 H बचे एसिटिक एसिड में, वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं, बेसिसिटी में कोई योगदान नहीं देते हैं। इसका मतलब वो वैलेंसी फैक्टर में योगदान नहीं देंगे। तो ओनली क्या बचा? ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ H ही वैलेंसी फैक्टर का काम करेगा। बात क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया बेटा m अपॉन वैलेंसी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 60/1। तो 60 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, तो 60 अपॉन 1 इज 60। बात क्लियर है? अब देखो, जैसे इसका आपने पता चल गया स्ट्रक्चर से, क्या कि भाई ऐसे हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हुए हैं वो तो वैलेंसी फैक्टर में काम करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़े हुए वो वैलेंसी फैक्टर में काम नहीं करते हैं। तो यही चीज आपके इन 3 एसिड्स में देखने को मिला था। अब ये स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना बेटा। क्या? P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, तीनों एसिड में एक कॉमन स्ट्रक्चर है। और एक OH, OH एंड OH, यहां तक तीनों एसिड में कॉमन स्ट्रक्चर है। चाहे वो H3PO4 हो, चाहे H3PO2 हो, PO3 हो, चाहे H3PO2 हो, सभी में ये कॉमन स्ट्रक्चर है। बिल्कुल क्लियर? तो बेटा अब इसके अंदर तीनों OH हैं, मतलब पहला एसिड भी आपका, पहला हाइड्रोजन भी वैलेंसी फैक्टर, दूसरा हाइड्रोजन भी वैलेंसी फैक्टर, और तीसरा हाइड्रोजन भी वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 3। इसके अंदर क्या है बेटा? इस वाले के अंदर 2 OH हैं, ये वाला और ये वाला, और एक डायरेक्ट H जुड़ा हुआ फास्फोरस से। ये वैलेंसी फैक्टर में योगदान नहीं करेगा। इसमें एक ही OH और बाकी दोनों H साइड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। सिर्फ वैलेंसी फैक्टर इज 1। बात क्लियर? वैलेंसी फैक्टर इज 2। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वैलेंसी फैक्टर जो है किसी एसिड के स्ट्रक्चर में number of H plus ions या number of hydrogen atoms that are directly connected with the more electronegative atoms are responsible for valency factors। इस तरह से आप ये बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इनके नाम बताइए, इनके नाम बताइए, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 के नाम बताइए। तो बताइए क्या क्या नाम है इनके? बोलो बेटा क्या नेम्स हैं? H3PO4, इसके 3 नेम याद रखना, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड,
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और सिंपली ऑर्थो हटाकर भी बोल सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों नेम याद हो गए, हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इसके सिर्फ बेटा दो नेम याद रखना दूसरे वाले के, H3PO3, H3PO2, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, अस लगा दी, इसमें एक है तो इसमें अस है, फॉरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, अस OUS, एक और अस। इसमें भी बेटा अस तो है लेकिन हाइपो लग गया, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। यहां तक जो है ना ये वाला नेम कॉमन है, सिर्फ हाइपो एक्स्ट्रा लग गया। नेम याद हो गया बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो हटा सकते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक। दूसरे वाले का नाम है फॉस्फोरस एसिड और तीसरे वाले का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड की हम बात कर रहे हैं। अब इनमें एक और नाम है, एक एक वाले, ये बेटा एक लगता है तीनों में, लेकिन क्या है ध्यान देना, फॉस्फी, ये याद रखना, इसमें फॉस्फी, फॉस्फोनिक, फॉस्फेनिक, तो ये निक निक नेम है बेटा, निक निक। तो फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। अब कई बार भूलते हैं तो कैसे याद रहे, देखो बेटा 3 ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन कम है, ओ बड़ा है यानी वो बाद में आता है, आई पहले आता है। निक निक तो दोनों में रहेगा कॉमन, निक और निक तो क्या रहेगा बेटा, निक निक तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। निक निक दोनों में कॉमन रहेगा, निक को याद कर लो, निक 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 निक। लेकिन ऑनिक, इनिक, फर्स्ट तक तो सेम है, फॉस्फ फॉस्फ। तो ध्यान से याद रखना बेटा, क्वेश्चन जब भी आता है इनके ट्रिवियल नेम से या कॉमन नेम से आता है और आप परेशान हो जाते। बात समझ में आ रही है। तो ये अपने एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर और एसिड्स का इक्विवेलेंट मास कंप्लीट हुआ। आगे कोई भी डाउट आए तो इसको कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसेस, सेकंड पॉइंट, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसेस, बेसेस का वैलेंसी फैक्टर, ये आप समझ ही गए होंगे। The valency factor of bases is their acidity, their acidities। बेसेज का बैलेंसी फैक्टर उनकी एसिडिटी होंगी, क्षारों का तुल्यांकी भार उनका अम्लता होगी, क्षारों का तुल्यांकी भार उनकी अम्लता होगी। इतना समझ में आया। ये अम्लता है क्या बोला, तो द नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल, the number of replaceable OH minus ions found in base, पर मॉलिक्यूल, ये पर मॉलिक्यूल टर्म मत भूलना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर मॉलिक्यूल is known as valency factor of base, is known as acidity of base, acidity of base, और एसिडिटी ही इसका वैलेंसी फैक्टर है। आसानी से एग्जाम्पल बन गए, ध्यान लिखिए आप, बेस एग्जाम्पल में ध्यान लिखिए आप इसका वैलेंसी फैक्टर
और एसिडिटी, आगे लिखिए इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। बात क्लियर है यहां तक? बेटा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सिंपलेस्ट वेस, NaOH कितने OH? एक, 1, इक्वल टू m/1, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर m/1, दैट इज इक्वल टू 40/140। कैलकुलेशन आ गया। Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 + 16 + 1 = 40। अब हमने निकाला KOH का, इसका भी आ गया 1, इक्वल टू m/1। KOH का कितना हो गया बेटा? पोटेशियम का 39, हाइड्रोजन का 140 और ऑक्सीजन का 16, 56/1, 56। सिमिलरली और भी देखेंगे बेटा आप लोग। अब यहां तक तो नोट कर लें बेटा। और एग्जांपल्स देखिए बेटा, यही पहले बेस लेते हैं, फिर उसका वैलेंसी फैक्टर लेते हैं, फिर इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर लेते हैं, एन फैक्टर लेते हैं। तो अब देखिए बेस क्या है। मान लो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइन, क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन, लाइम वाटर भी बना सकते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 दिखाई दे रहा है, E इक्वल टू m अपॉन वैलेंसी फैक्टर। m अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया बेटा इसमें? वैलेंसी फैक्टर इज 2, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 16, 17, 34, 34 + 40, 74/2 कितना आ गया? 37 आ गया, 37। वैलेंसी फैक्टर उसे डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर वेट 74 को। अब MgOH होल ट्वाइस देखिए बेटा, MgOH होल ट्वाइस, वैलेंसी फैक्टर इज 2, E इक्वल टू m/2। कितना आ गया बेटा वैलेंसी फैक्टर 2 आने के बाद? मॉलिक्यूलर मास है इसका 24 + 17, 34, 40, 4 4 8 3 2 5, 58/2, 58/2, 29 आ गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंसी फैक्टर निकालते चलें। इसका क्या यूज है बेटा? ये इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है बेटा? एक मेडिसिन है। होता क्या, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, उसको हटाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट ले सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर हम तो इनो यूज करते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो भी बेटा थोड़ा सा बेसिक नेचर का है, स्लाइटली बेसिक नेचर का। वो एम्फोटेरिक मान सकते हैं कि वो थोड़ा एसिडिक नेचर भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो बेसिक नेचर भी है। लेकिन ये क्या है? वीक बेस। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड मतलब स्टमक की एसिडिटी हटाने वाला फैक्टर। और भी बताएं तो आप AlOH होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बेटा? 3। ये 27 + 17 51, 78/3, E इक्वल टू m/3, 78/3, 26। It is also antacid. It is also an antacid. Antacid medicine. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी एंटासिड मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। याद रख लेना बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर एंटासिड्स। इसके बाद हम बात करेंगे अब बेटा, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स हो गया, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेसेज हो गया,
अब बैलेंसिंग फैक्टर फॉर सॉल्ट्स आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा अपना बैलेंसिंग फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का संयोजकता गुणांक, सॉल्ट का संयोजकता गुणांक, ठीक है बेटा, क्या आएगा, सॉल्ट्स का संयोजकता कारक या सॉल्ट्स का संयोजकता गुणांक। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें याद रखना टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन is the valency factor of salt, यानी कि टोटल धनायन या ऋणायन किस पर, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर उस सॉल्ट में उपस्थित या तो कैटायन या और मतलब अथवा एनायन धनायन या ऋणायन पर कुल आवेश, टोटल चार्ज। किसी एक पर देख लेना आपका बैलेंसी फैक्टर आ गया, किसी एक पर देख लेना आपका बैलेंसी फैक्टर आ जाएगा, प्लस सॉल्ट का बैलेंसी फैक्टर जाएगा, आपका नहीं। और समझ में आई? एग्जाम्पल देखो बेटा, सॉल्ट लिया NaCl, इसमें तोड़ के देखा Na+1 Cl -1, बेटा चाहे प्लस देख लो 1 या फिर -1, बैलेंसी फैक्टर हो गया 1। यहाँ सॉल्ट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, सॉल्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्ट, फिर लिखेंगे बैलेंसी फैक्टर, फिर लिखेंगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m/वैलेंसी। तो देखिए बेटा इसके अंदर एक आ गया बैलेंसी फैक्टर इक्वल टू m/1, 58.5/1, 58.5। इस तरह से आपको क्या है ये याद भी हो जाए मॉलिक्यूलर मासेस, बहुत अच्छा है बेटा, क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेंगे। ठीक है 58.5। अब NaCl के बाद आता है अपना ACl, ACl में भी K प्लस और Cl माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस, वही बेटा बैलेंस फैक्टर 1 इक्वल टू m/1। K का होता है बेटा 39 और इसका होता 35.5, 0.5 4 74.5, 74.5/1 74.5। इस तरह से अपना इसका भी बैलेंसी फैक्टर 1 आ गया और इक्विवेलेंट मास आ चुका है। और भी सॉल्ट चेक कीजिए, अभी तो अपने पास और भी सॉल्ट्स हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं। यहाँ होगा हमारा सॉल्ट, यहाँ होगा उसका बैलेंसी फैक्टर और यहाँ होगा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस। देखिए सॉल्ट में लिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पर कितना टोटल चार्ज 2 प्लस 2 क्लोराइड माइनस, तो बेटा 2 1 जा 2 माइनस, या 2 1 2 जा 1 है यहाँ पे, तो 1 2 जा 2, तो बैलेंसी फैक्टर इक्वल टू m/1 और इक्वल टू m/2 इक्वल 1/2 55.55 55.5 आ गया। इस तरह से आप इनके बैलेंसी फैक्टर समझ में आते जा रहे होंगे बेटा। अब मुझे इसका बताओ CH3PO4 का अल्टोआइल्स, तो पहले आपको क्या करना, तोड़ के लिख लेना इसको। 3 पार्टिकल ऑफ कैल्शियम 2 प्लस 2 पार्टिकल ऑफ फॉस्फेट 3 माइनस, तो देखो बेटा इसका 3 इंटू 2 प्लस या 2 इंटू 3 माइनस, this into this is the total charge, it is a 6 plus, this into this
2 इंटू 3 6 माइनस, तो या तो पॉजिटिव आइन देखो चाहे नेगेटिव आइन देखो, वैलेंसी फैक्टर होगा 6। इसी एक को देख लो, और लगा हुआ था ना, एक को देख लो, ये इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, m/6। m कितना है 40 इंटू 3 प्लस 95 इंटू 2 फॉस्फेट। कैल्शियम का 40 होता है बेटा, कितना होता है मास, कैल्शियम का 40 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो इसका। कैल्शियम के 3 एटम है 40 वाले, फॉस्फेट का 95 होता है, इसमें 2 है, 120 प्लस 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19, तो ये होगा 310। 310/6 मीन्स 30, 51.66। तो ये आपके 51.66 के आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक नेम और है जिसको बोलते हैं आप रॉक फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, रॉक फॉस्फेट। बोलो बेटा क्या बोला जाता है इसको, रॉक फॉस्फेट। क्या रॉक फॉस्फेट, ये ज्यादातर बोन्स में पाया जाता है, इसलिए बोन एस भी बोलते हैं, हड्डियों की राख, बोन एस, हड्डियों की राख, बोन एस, अस्थि भस्म, अस्थि भस्मी बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं बेटा, हड्डियों की राख या अस्थि भस्म। बात क्लियर। अब एक और सॉल्ट का आपको बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट का बताइए, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका बताना बेटा। Al2SO4 होल थ्राइस, ये सॉल्ट है, यहाँ बैलेंसी फैक्टर बताना है, यहाँ सॉल्ट लिखना है, और यहाँ इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, m/बैलेंसी फैक्टर। बोलो बेटा जल्दी से, पहले इनको तोड़ के लिखो। 2 इंटू एल्यूमिनियम का 3+ होता है बेटा चार्ज, प्लस 3 इंटू सल्फेट पर 2- होता है बेटा। कैटाइन पर कुल आवेश देख लो चाहे एनाइन पर देख लो, बैलेंसी फैक्टर जाएगा 2 इंटू 3+ इंटू 6+ आ गया बेटा, बैलेंसी फैक्टर 6। किसी बच्चे की इच्छा नहीं, मैं तो निगेटिव आइन से करूंगा सॉल्व। 3 नेगेटिव आइंस हैं और सल्फेट पर 2- होता है, 6- हो गया बेटा, बात तो वही रही, 6 ही लेना है। अब मॉलिक्यूलर मास बताओ, एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम का मास होता है बेटा 27, एल्यूमिनियम एटम कितने अपने पास 2, प्लस 96 होता है सल्फेट का, सल्फेट कितने 3, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 1 5, 54 यहाँ हो गया, 33 18, 9 27 और 1 28, 288 यहाँ हो गया, टोटल मिला के 342 आ गया होगा। चेक करना, 8 4 12 का 2, 5 और 3 8, नहीं 8 5 13 14 का 4 और 2 और 1 3, ठीक है बेटा 342। E इक्वल टू m/6, 342/6 इक्वल टू 30, 42, 57, 57 आ गया। बात क्लियर है बेटा। इस तरह से हमने क्या क्या सीखा आज, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स एंड देयर इक्विवेलेंट मासेस, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेसेस एंड देयर इक्विवेलेंट मासेस, एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट एंड देयर इक्विवेलेंट मासेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस एंड देयर इक्विवेलेंट मासेस, वैलेंसी फैक्टर ऑफ द redox reactions, and in which reactions we will consider about the valency factor of the redox reaction and oxidation reduction reaction. So valency factor of redox reaction and valency factor of acid base neutralization reaction.
तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ रिएक्शन के अंदर 2 पॉइंट आएंगे, कौन कौन से? बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह बेटा साथ बने रहिए। थैंक यू।